नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं शरद। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एटीटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एम मोहंती जी। एम मोहंती जी से आज हम थोड़ा हट के चर्चा करेंगे। आज इनके जीवन के बारे में, इनकी जर्नी कैसे रहा, अभी तक इन्होंने किस किस पड़ाव को छुआ, क्या क्या तकलीफें आई बीच में, इस पे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहंती सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे जनता जनार्दन को, कहाँ से आपने अपने जीवन की जर्नी शुरू की और यहाँ तक आने में आपको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब ये तो स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े मुकाम पे पहुँचने के लिए आसान रास्ता तो नहीं है आजकल, तो इस पे आप थोड़ा सा नजर। हाँ, तो ये जरूर आसान तो नहीं रहा। एक कहावत है कि शिखर पे पहुंचने में या बुलंदियों पे पहुंचने में तो सबको तो दिखता है, लेकिन पाँव में कितना छाला आया तो वो किसी को नजर नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि इस यहाँ तक आने में अगर हम अपना बचपन की याद करें कि हमने पढ़ाई कैसे की, हमारा एक फैमिली जो हमारा अपना फैमिली जो है, तो हम 8 भाई बहन हैं और फादर हमारा टीचर थे और आज तो वो नहीं है, या मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं है, लेकिन इन्होंने एक टीचर होने के नाते हमारा लाइफ का जो पूरा डिसिप्लिन है तो हमने उन्हीं से ही सीखा, उन्होंने ही सिखाया। तो हमारा पूरे फैमिली में जितने भी भाई बहन हैं तो सारे कोई ना कोई एक अच्छा पोजीशन में है और आज भी सब अपना अपना कार्य निभा रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा जो स्कूलिंग है तो स्कूलिंग तो वही था कि जैसे गांव में एक स्कूल होता है जिसमें हम नीचे बैठते हैं या पढ़ाई भी करते थे नीचे, और वहाँ पे 5वीं क्लास तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। और जो हमारा जब हाई स्कूल में आए तो उस टाइम हाई स्कूल हमारा 2 किलोमीटर हम पैदल ही जाते थे, और वहाँ पे फिर हमारा हाई स्कूल जो है वो पूरा 6 क्लास से लेकर 11th क्लास तक हम हाई स्कूल में पढ़ाई की। तो उसमें हमारा आप ही समझो उस दौरान हम घर में सारे काम करते हुए भी हम पढ़ाई करते थे, और उसमें भी टाइम निकाल के, क्योंकि उस टाइम पर बिजली भी नहीं थी और वहाँ पे जब घर में वो दिया जलता था या वो लंठन जलती थी तो उसमें ही पढ़ाई करते थे, और वो भी काफ़ी, लेकिन उसमें हम एंजॉय भी करते थे काफ़ी। उस टाइम टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी हम पूरे मन लगा के पढ़ाई भी करते थे जो भी टाइम मिलता था, और हम पैदल ही जाते थे। और इवन हमारे पास वो बैग नहीं था कि वो जो बुक्स जो है वो रख के जाने के लिए, वो भी हम कंधे में पकड़ के वो स्कूल जाते थे। और कई बार तो चप्पल था, आप समझ लो कि हम हाई स्कूल जाने तक भी चप्पल ही नहीं था, है ना, खाली पैर पे चलते थे। और जब हाई स्कूल गए तब हमारे पैर में चप्पल आई। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम हाई स्कूल पास किया तो उसमें क्या हुआ कि जैसे एक किस्सा हुआ उसमें कि हाई स्कूल में मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरे जो बड़े ब्रदर है वो काफ़ी पोजीशन इनका बेस्ट 10th में है और वो अच्छा पढ़ते थे, वो इंजीनियर भी है, लेकिन वो चाहते थे कि मैं भी साइंस पढूं। और मैं भी पहले क्या था कि घरों में तो पहले सोच लेते थे कि ये क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, वो सोचते थे। आज की डेट में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं, मतलब बच्चा सोचता है कि वो क्या करेगा, हम इसको अलाउ करते हैं कि वो अपने आप डिसाइड करता है। लेकिन पहले क्या होता था कि घर वाले सोचते थे कि ये क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या करेगा, वो करेगा, एक नौकरी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन मेरा क्या हुआ कि जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल था तो मेरा मन बिल्कुल मुझे आता ही नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल, बाकी सब सब्जेक्ट बहुत बढ़िया था, नॉर्मल मैथमेटिक्स मेरा बहुत बढ़िया था, लेकिन जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वगैरह जो था, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सब चीज़ें हमारे से होता नहीं था। तो हम रोते रोते पूरा टाइम ही निकाला। जब हमारा फाइनल एग्जाम से पहले जो प्री टेस्ट होता है तो उसमें ना मैं किसी को ना बताए हुए मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत करता। अच्छा। और संस्कृत में करने की वजह से तो मेरा
मार्क संस्कृत में 90 से ऊपर आया और मैं अच्छा मार्क में पास भी हो गया, लेकिन अगर मैथमेटिक्स होता तो मैं पास ही नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब हमेशा बच्चों को जो है अपना कैपेसिटी के हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से हमें बोलना चाहिए कि वो जो उसका इंटरेस्ट है उसी में वो पढ़ाई करे। तो संस्कृत में आपका इंटरेस्ट था? संस्कृत में हुआ तो मैं पूरा बहुत इंटरेस्ट था और मैं उसमें वो भी सडनली ऐसे हो गया? वो भी मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया। अच्छा। प्री टेस्ट और फाइनल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन वो लेके भी मेरे 90 प्लस मार्क आया, ठीक है, और अच्छा ग्रेड में पास किया। तो जब वो पास कर गया तो उसके बाद क्या होता था कि बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई करते हैं कि अच्छा, सबसे पहले तो मेरा वही जो लोकल हमारा वासुदेवपुर है, मतलब उड़ीसा में उस टाइम था बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, उसमें वासुदेवपुर एबी हाई स्कूल था और एबी कॉलेज भी था। तो सबसे पहले मेरा एबी कॉलेज में जो आर्ट्स में एडमिशन हो गया, मतलब नॉर्मल जैसे IAB इंटरमीडिएट। लेकिन मेरा ज्यादा था कि ब्रदर भी चाहते थे कि ये तो कॉमर्स में जाए, तो उसमें काफी दिन के बाद फिर मेरा भद्रक कॉलेज में हुआ। तो भद्रक कॉलेज में फिर मैंने इंटरमीडिएट कॉमर्स किया। उस दौरान क्या है कि मेरा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरा बहुत होता था, मतलब वो हर में चाहे आए ना आए मैं हर जगह पार्टिसिपेट करता। ये परिवार की तरफ से प्रेशर होता था कि आपकी खुद की? ये मेरा खुद का होता था कि मेरा जहाँ मन करे, मुझे अगर इंटरेस्ट आया तो मैं हर जगह पार्टिसिपेशन मेरा हर चीज में जरूर रहता था। जब मैथ की जगह संस्कृत आपने लिया, उस समय घर की प्रतिक्रिया क्या रही जब पता चला? किसी को पता ही नहीं था, और जब पास करने के बाद में पता लगा। अब जब बाद में पता लगा तो उस टाइम कुछ किसी ने बोला नहीं, लेकिन बड़े ब्रदर जरूर थोड़ा नाराज हुए थे, लेकिन कोई फिर पास कर गया था तो उसके बाद ज्यादा कुछ था नहीं। तो उसमें क्या है कि जैसे भद्रक कॉलेज में हम पढ़े, तो उसमें सबसे पहले तो जब हम हाई स्कूल में थे तब भी मैं NCC में था, NCC NSS वो सब काम में बहुत आगे था मैं। और वहाँ पे जैसे स्कूल में खेतीबाड़ी होती थी, वो एक एक्स्ट्रा पीरियड होता था जिसमें जाके आपको ना वो उगाना पड़ता है, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, वो सब हम करते थे, खुद ही करते। तो ऐसे NCC भी था, तो NCC में दूसरी जगह कैंप में जाना, वहाँ अकेले रहना, तो वो सब मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं करता था। इवन हमारा जैसे ना ये 202, 303 जो बंदूक चलाना, मशीन गन चलाना, ये सब हमारा वही प्रैक्टिस था। ये हमेशा स्कूल से होता था, स्कूल में कॉलेज में हमेशा होता था। तो उसके बाद जब भद्रक में आए तो उसमें मैं फिर थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं जब NCC में भी आया तो उसमें मैं जैसे झांसी में कैंप पड़ा, बबीना में वहाँ गया, या मैसूर में था वहाँ गया, तो ऐसे ही डिफरेंट लोकेशन में। फिर वहाँ पे क्या हुआ, हमारे उड़िया के अलावा भी जो हिंदी भाषी, उसमें सब हम साथ में मिलते रहे, तो वो एक्सपोजर। फिर आर्मी के साथ में 1 महीना पूरा अटैच होकर रहा, तो उनकी लाइफस्टाइल, उनका टैंक में जाना, पहाड़ के ऊपर जाना, सवेरे उठना, ये जो सब डिसिप्लिन, घर में तो डिसिप्लिन था ही, फिर ये भी एक जो एडिशनल हमें वो मिलता गया। तो इसीलिए तो हमारा लाइफ में कुछ चीज़ें बदलाव जो है धीरे धीरे तो आने में लगी। इसीलिए हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ तक आएंगे, लेकिन अगर हम पूरा देखें हमारा लाइफ की जर्नी, तो वो हम भद्रक कॉलेज में फिर इंटरमीडिएट कॉमर्स भी पास किया, फिर बीकॉम हुआ, बीकॉम में भी मैं फर्स्ट क्लास भी पास किया। तो बीकॉम होने के बाद हमें कुछ पता नहीं था कि हमें करना क्या है, लेकिन घर वालों की थी, या सब चाहते थे कि जितने भी इंटरव्यू था, चाहे वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे कोई भी हो, तो हम बैंक PO का हो, उस टाइम जितना भी निकलता था ना, हम सब इंटरव्यू देते थे, तो जो एग्जाम देते थे, है ना। हाँ। और हर एग्जाम में हम चाहते थे कि मतलब कहीं ना कहीं हो गया, कहीं नहीं हुआ। तो फिर भी जब वो काफी करके जो छोटे भी जब मायूसी हुआ कि पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं, कभी कलकत्ता जाए बिना टिकट में जाया करते थे वहाँ पे, तो
और फिर जब नहीं हुआ तो फिर हमने सोचा, तो मेरे बड़े ब्रदर ने बोला कि तुम ना M.Com कर लो, वो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने M.Com जो है फिर रेवेन्शा कॉलेज कटक में वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था कि मेरा अच्छा मार्क भी था, तो वहाँ हो गया। तो वहाँ पे फिर मैं पहली बार घर से तो आ गया था, तो मेरे सिस्टर के घर में रहता था भद्रक में, लेकिन पहली बार मेरे लाइफ में मैं घर से, परिवार से दूर हॉस्टल में रहना शुरू किया। ठीक है, वो भी अलग ही तजुर्बा रहा। वो रहा। तो जब हॉस्टल में रहा तो फिर क्या हुआ, पहले बच्चे क्या होता ना, जैसे घर पूरा एक साथ बहुत दिन से इतना दिन घर के परिवार के साथ रहा, तो मेरा कोई बैड हैबिट था नहीं। तो लेकिन जैसे मेरा हम कॉलेज में वहाँ पहुंचे, तो वहाँ पे हॉस्टल में रहे, तो धीरे धीरे जो यहाँ भी एक चीज बताता हूँ कि आपके ना लाइफ में संगत कैसा है, ये बड़ा तो वो बहुत मायने रखता है। अगर आपका संगत अच्छा है तो आप अच्छा जरूर करोगे, अगर आपका बुरा है तो आप बुरा करोगे। लेकिन अगर आपका नियत सही हो और आप सही है, तो इवन संगत बुरा भी हो तो आप अच्छा करोगे। हाँ, लेकिन आजकल ये देखने को बहुत कम तादाद में लगता है। हाँ, संगत। तो लेकिन उस दौरान रेवेन्शा कॉलेज में भी तो मेरा ये रहा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, और उस टाइम जितना पैसे चाहिए था या जितना हमारा रिक्वायरमेंट थी हमें पूरा मिलता नहीं था, तो वो भी नहीं पता था। तो तब तक हमारा बड़े ब्रदर जो है वो जॉब करते थे, तो वो अपने से थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें आके वही पढ़ाते थे उनके पैसे से। तो जब हम रेवेन्शा कॉलेज में आए और उसमें हम हॉस्टल में रहने लगे, तो उसमें बीच में मेरे ब्रदर जो है बीच में मेरे पास आते थे और वो आके थोड़ा बहुत पैसे दे जाते थे, वो था। तो फिर हमारा क्या है कि कॉमर्स था, तो इसीलिए क्लासेस जो है वो मॉर्निंग टाइम में होता था और पूरे दिन हम खाली रहते, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा जो फ्रेंड सर्कल है तो वो दोनों तरीके से बने। अच्छा। तो जब दोनों तरीके से बने तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो जबकि सिगरेट पीना मैंने शुरू किया, जो इन्होंने मुझे शुरू करा दिया। और जबकि आज मुझे याद है, जो सिगरेट वाला दुकान था, जो दुकानदार था, तो उसने बोला था कि साहब ये आज आपको पिला रहे हैं, लेकिन कल से ना आप इनको पिलाओगे। और यही हुआ। थोड़े दिन के बाद ये सब मेरे साथ चलने लगे और मैं ही इनको खरीद करके पिलाता रहा। और वो एक बैड हैबिट था, क्योंकि मेरा जो मैंने बताया कि संगत हमारा जो है, कई बार वो सब अच्छे लड़के थे, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें थी जो हम भी उसमें आ गए। तो उसके बाद मैं रेवेन्शा में जो हमारा हॉस्टल था, न्यू हॉस्टल, तो उसका 25 साल पूरा हो रहा था। तो उस साल का जो जनरल सेक्रेटरी था वो मैं ही था, तो वो मैं सेक्रेटरी रहा। तो वहाँ पे मैंने पूरा सिल्वर जुबली कराया और उसमें भी मेरा इन्वॉल्वमेंट, जैसे NSS जो हमारा जितने भी सोशल काम है वो हमेशा मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता था। और हमारा जो वहाँ पास में 2 हॉस्टल हुआ थे, न्यू PG और न्यू हॉस्टल। तो जितना हमारा PG लड़के हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, तो यही दोनों में रहते थे। तो इसीलिए तो वहाँ पे, और रेवेन्शा सबसे बड़ा कॉलेज था उड़ीसा में और एक नंबर 1 था। तो आज भी जितने भी IAS OAS या यहाँ पे दिल्ली में भी जितने भी जॉइंट सेक्रेटरी सब बैठे हुए ना, सब अगर देखोगे तो 99% तो रेवेन्शा ही है। तो वहाँ पे क्या कि जो 2-3 साल रहा, तो वो भी वहाँ पे भी एक्सपोजर हमारा काफी अच्छा रहा। लेकिन जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया, तब खत्म होने के बाद फिर हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था कि घर से पैसे मंगा के करें, इतना दिन हो गया। तो फिर मेरा मन में ये रहा कि हम कहीं ना कहीं एक नौकरी कर लें। तो उस टाइम क्या हुआ कि हम 1988 उसमें हम एक साइकिल लेके 50 डिग्री की, जो मतलब उस टाइम गर्मी के टाइम, हम साइकिल में वहाँ से कटक में एक 7-8-10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बाद में इंडस्ट्रियल एरिया होता था।
तो वो मैं सवेरे किसी को नहीं बोलता था, मैं बड़े ब्रदर के साथ रहता था। तो मैं साइकिल लेके सवेरे निकल जाता था और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थे, कोई जो डिफरेंट मसाला बनाता था, कोई ये वो, तो वहाँ जाके ना मैं ढूंढता था कि एक अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाए। तो लेकिन मुझे कोई भी नौकरी मिला ही नहीं, मतलब दिया ही नहीं किसी ने नौकरी उस टाइम। तो फिर ना ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनके पास पहुंचा, तो उनके साथ मैंने थोड़ा पेड सर्विस काम किया। तो कुछ दिन उस समय क्या मिलता रहा? कुछ नहीं मिलता था, उनके कितना 200-250 रुपया 300 रुपया मिलता था। तो उसमें हम उनका बाहर वो ऑडिट के लिए भेज देते थे, खाना पीना हो जाता था, रहना भी हो जाता था, और उसमें 200-250 बहुत होता था। तो उसमें मैं कुछ दिन किया, लेकिन वो मजा नहीं आया, क्योंकि काम तो मैं अच्छा करता और रात पर उस टाइम कंप्यूटर तो था नहीं, सब हाथ में हम करते थे, लेजर वो ये सब हम करते थे। लेकिन तो जब वो ठीक वो नहीं रहा, तो फिर मैं ढूंढना फिर शुरू किया। इतने में तो एक दूसरे सीए थे, जो कंपनी ब्रह्मांड एंड कंपनी, जो हमारा आज नोएडा में जो ऑफिस है, और उसी में ही पार्टनर में हूँ, तो उन्हीं के पास मैं ऐसे ही चला गया था। तो उन्होंने कहा कि आप ना सीए कर लो। तो मैंने कहा उनकी सलाह? हाँ। तो मैंने कहा सीए तो कैसे कर, सीए करने के लिए तो उस टाइम कम से कम 1200 रुपये चाहिए जो एडमिशन के लिए। अब वो पैसे कहाँ लाओ, मांगने के लिए तो मिल जाएगा, घर से तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे खुद शर्म आ रहा था कि हम मांगे कैसे। तो फिर बड़े मुश्किल से मेरे बड़े ब्रदर का एक फ्रेंड आए हुए थे, तो ऐसे ही मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं देता हूँ। अब मैंने कहा दे दो, मैं आपको वापस कर दूँगा। तो वो मैंने किसी को ना बताया, किसी को बताया नहीं, तो मैंने एडमिशन कर मेरा सीए का करियर वहीं से शुरू हुआ। तो फिर मैंने सीए वहाँ से कौन से साल की बात होगी? ये 1988 मंडल कमीशन जब चल रहा था, उससे ठीक पहले 88 की बात है। तो उसमें फिर हमने क्या किया कि जैसे हमने वहाँ पे सीए स्टार्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर ना हमने छोटे छोटे अकाउंट्स का काम पकड़ने लगे। किसी का किताब लिखाना हो, किसी का पेंडिंग पड़ा है, किसी का इनकम टैक्स का काम है, तो वो मैं घर लाके खुद करता रहा एक्स्ट्रा टाइम। फिर धीरे धीरे देखा जब काम थोड़ा सा आया, तो मैंने 2-3 लड़के लगा के ना एक छोटा सा ऑफिस बना दिया घर पे। वो रात को मेरे ऑफिस से आने के बाद उनको मैं गाइड करता था कि ये लिखो, वाउचर बनाओ, वो करो, ये करो करके बना के देता था। तो इनके जो 1200 रुपया लिया था उनको तो वापस किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ पैसे मैंने रखा। और मेरा एक दोस्त था जो पहले से दिल्ली में, वो आके सीए का, तो उसको मैंने फोन किया एक बार। तो उस टाइम भी फोन ऐसे नहीं होता था, लैंडलाइन होता था। तो बड़ी मुश्किल से बात हो गई, तो उसने कहा कि ठीक है आप आ जाओ। तो फिर वहाँ पे क्या है कि उस दौरान दिल्ली में किसी सीए के पास आने के लिए ना, तो आपको रिकमेंडेशन की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ पे कटक में एक कंपनी यहाँ पे थी बाहर, जिसका पार्टनर ना एक कटक का सीए था। ओके। तो वो फिर जुगाड़ करके उनके पास जाके, आप समझो मैं सवेरे 6 बजे उनके घर पहुँच गया, और वो उठे करीब 11:30-12 बजे। मैं उनके घर बाहर बैठा रहा। वो उठने के बाद तो इन्होंने एक लेटर लिख के दिया, मैंने बोला, तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, उसको लेके फिर ब्रदर को बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, कि वहाँ पे बात। तो पहले तो राजी तो नहीं थे, बट फिर भी इनको पता था कि मेरे बारे में, तो फिर ये राजी हो गए थे। तो फिर मैं एक दिन यहाँ से आ गया। तो यहाँ आके फिर यहाँ एक नई जर्नी शुरू हो गई। यहाँ आ गए। फिर यहाँ पे जब आप यहाँ पहुंचे, सबसे पहले हम आरामबाग जो पंचकुला रोड में, तो वहाँ रहते। तो वहाँ रात सवेरे सवेरे पहुंचे, हमें तो कुछ पता ही नहीं दिल्ली के बारे में। तो मेरे पास करीब 1,000-1,500 रुपये था पैसे, तो फिर आ गए। तो वो आके फिर नेक्स्ट डे मेरा जो सीए फार्म था, तो वो था आरजे समाज रोड।
तो आर्य समाज रोड में भाषिन होता है कंपनी, तो वहाँ पे हमारे भाषिन साहब थे, वो भी आज हमारे गुरु है। जैसे वहाँ ब्रह्मा जी गुरु है, तो जैसे ये भी है। तो उन्हीं के पास जाके मैंने शुरू किया। तो उस टाइम मेरे ख्याल से मैं इंटर पास कर लिया था, मेरा फाइनल था। नहीं, इंटर का एक ग्रुप पास करके मैं गया, तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप पास किया। तो इन्होंने स्टाइपेंड भी दिया, और मैं उसी स्टाइपेंड में हम 4-5 लड़के एक कोई आराम बाग में एक ही रूम में रहते थे। तो वहाँ पे सारे सीए ही करते थे, तो इसीलिए माहौल भी ऐसे ही रहा। तो सवेरे जाना, भागना, दौड़ना, वही बस में लटक के जाना। तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। उस टाइम चलता था मालवीय नगर से करोल बाग 535 नंबर बस। तो उसमें हम जाते थे, उसी में ही आते थे। उस टाइम ना डबल डेकर भी चलता था गोल मार्केट से, तो उसमें भी हम जाते थे देवनगर उधर से। तो ऐसे वो जर्नी रहा, और धीरे धीरे यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपोजर भी मिलता रहा। तो वहां से जब हम इंटर पास कर लिया, फिर हमारा आर्टिकलशिप जो टाइम था वो खत्म हो गया, तो फाइनल में दिया। फिर बीच में थोड़ा परेशानी हुई रही गॉल ब्लैडर का, तो 1-2 चांस दे नहीं पाया। तो फिर मैं ना यहाँ पे ऑडिट करने आता था, यहाँ दादरी। अच्छा, वहां से हाँ, तो वहां आते आते क्या हुआ कि उसी कंपनी में ना मुझे नौकरी मिल गई। तो मैं फिर वहां पे नौकरी करने लगा। तो जब नौकरी किया, तो उस टाइम ना उस टाइम पे ये सब नोएडा वोएडा सब सिंगल रोड था, बड़ा अजीब सी थी। तो वहाँ पे लूट लेते थे रास्ते में। हाँ, पहले के लोग बताते हैं बहुत। तो तब भी मैं 40 किलोमीटर मोतिया खान में था। मोतिया खान से 40 किलोमीटर रोज आना। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे मुझे एक्साइज का, सेल्फ टैक्स का 250 लोग काम करते थे। वो पूरा एचआर का, बैंकिंग का मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। पहले तो वहाँ पे जो सीए फार्म में मिला था, यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ज्यादा मिला। तो हर जगह कहीं ना कहीं हम सीखते रहे। फिर उसके बाद मैंने 2002 में फिर मैंने अपना ये एटीडी ग्रुप शुरू कर दिया था, ठीक है। और 2004 में मैंने नौकरी छोड़ के फिर ये अपना शुरू किया। जब अपना शुरू किया, तो आप ये समझो, तो आज की डेट में लगभग 500 लोग तो मेरे साथ काम करके जा चुके होंगे, और 50-100 तो आज भी होंगे। कई बार सोचता हूँ कि भगवान जो है ना, कई बार हम मायूस हो जाते हैं कि जैसे उस टाइम में कितनी जगह कोशिश किया है कि छोटा सा अकाउंटेंट की नौकरी की, लेकिन हमें वो नहीं मिली। लेकिन ये हमें उस टाइम बड़ा मायूसी हुई थी कि मतलब इतना काबिल भी हम नहीं है कि हमें एक छोटा सा नौकरी भी नहीं मिलेगा, है ना। तो डिप्रेशन सा हो जाता है। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि भगवान की जो वो सोच है वो कुछ और है। मतलब आपको, हमारी कुछ और सोच होती है, भगवान कुछ और सोच। वो आपको ये नहीं कि आपको काबिल नहीं है कि आपको नहीं मिला, लेकिन इन्होंने आपको सुरक्षित रखा कि भाई तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, कुछ और। अगर तुम्हें यहाँ दे देंगे तो तुम जो है यही पड़ा रहोगे। तुम्हारा रोल कुछ और है। देखो, दुनिया में जितने हमारा सृष्टि में जितने लोग आए हुए ना, सब एक किरदार है, और सब लोग अपना अपना काम पहले लिखा हुआ कर रहे हैं। तो कई बार हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हम इसी के लिए जल्दी हो जाए और ये हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो आपके लिए हर आदमी का रोल फिक्स है। तो इनका ये है कि अगर मुझे वहाँ अकाउंटेंट की नौकरी मिल जाए तो मैं आज यहाँ नहीं क्या मुझे एक नौकरी नहीं मिली, लेकिन इनको पता था कि ये 500 लोगों को नौकरी देगा, तो इसको अगर नौकरी दे दिया तो ये आगे चल के वो 500 लोगों का क्या होगा, है। इसीलिए हमारा बहुत सारी चीजें ऐसे होता है कि जो हमें उस टाइम पता नहीं लगता, लेकिन ऊपर वाले का पूरा अलग ही हिसाब है, और वो आपके लिए वो सुरक्षित रखा है कि आपको यहाँ पहुंचना है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे चलता रहा। तो नौकरी छोड़ने के बाद भी बहुत ही टफ लाइफ हमने किया है। तो शुरू में तो बिल्कुल हमारे पास कोई 1200 रुपये में आया था, लेकिन
धीरे धीरे तो हमने यहाँ पे 2002 में एटीटी ग्रुप का बनाया, 4 में नौकरी, वहाँ पे मकान भी बनाया, नौकरी भी मतलब यहाँ पे छोड़ा, प्लस अपना ही एम्पायर बनाया। तो धीरे धीरे हम एनजीओ भी शुरू किया, फिर आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और डिफरेंट बहुत सारे सेक्टर में हम धीरे धीरे चले गए। और हमारे साथ आप ये समझो सहारा इंडिया, एयर इंडिया, ये सबके लिए भी हमने काम किया हुआ। हमारा 200 आदमी काम करते थे, जितने उस टाइम जैसे आपका डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस चलता था, तो उनका पूरा बैकएंड ऑपरेशन जो है वो हम एटीडी ग्रुप करता था। इवन एयर इंडिया का जो महिपालपुर में वो भी करता था। तो ऐसे ही करते करते तो फिर हम धीरे धीरे तो यहाँ पे हम ये सेक्टर 6 में लिया, फिर 62 में लिया। तो मतलब जर्नी जो है सहज तो रहा ही नहीं, लेकिन हाँ हमने अभी हार तो नहीं माने। हाँ अभी ठीक है, पहले के मुताबिक जैसे जर्नी ठीक तो कभी नहीं होता। तो क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपको चैलेंजेस जो है उतना ही बड़ा आता है, और आपको चैलेंजेस मिलना ही समझ लो अच्छी बात है, तभी जाके आप काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो अदरवाइज अगर चैलेंजेस नहीं होगा तो आप कर ही नहीं सकते। भूख नहीं लगेगा तो आप खाना कहाँ ढूंढोगे? खाना ढूंढोगे तो खाना के लिए देना पड़ेगा। आप तो बता रहे अभी कि जब हाई स्कूल का आप एग्जाम देते, हाई स्कूल तक आप लोगों को चप्पल नहीं मिली और नंगे पांव जाते रहोगे। अब आज की डेट में वो समय है, आज की एजुकेशन एकदम विपरीत हो चुकी है ना। आज के डेट में बच्चा हो रहा तो माँ बाप अलग ही लेवल में, उतनी सुविधाएं नहीं होती थी। और आप तो हाई स्कूल तक की बात कर रहे हैं, हाई स्कूल में तो आजकल बच्चे कहाँ पहुंच जा रहे हैं? हाई स्कूल के आजकल बच्चे तो पैदा होते ही मोबाइल लेके बैठ जा रहे हैं। तो इस आज की डेट में ना सब कुछ एक्सपोजर इतना जबरदस्त है, लेकिन सर ग्रोथ रेट कम हो गई। हाँ तो आज की डेट में बच्चे इंटेलिजेंट है, और लेकिन इंटेलिजेंस आने के लिए ना तो आपको जब तक आप ये देखो एक मूर्ति बनता है, तो मूर्ति कैसे बनती है? जिस पत्थर को छीनी हाथोड़े से जितना तरासा जाएगा उतनी अच्छा मूर्त बनेगा, है ना। हाँ। तो बच्चे भी ऐसी, बच्चों को हम लोग पेरेंट्स जैसे करेंगे, खाली पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स, उसकी आसपास पड़ोस, उसकी फ्रेंड सर्कल, उसकी स्कूल, उसके टीचर, वो सब मिलके ही संभालते हैं, सब मिलके ही इसको ग्रोथ की उस पार्टिसिपेशन होती है। तो हमारा क्या है कि उस टाइम क्या था कि बहुत सख्त था हर चीज में, इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट है बहुत जल्द, मतलब शुरू से ही हम इंडिपेंडेंट है। लेकिन आजकल के बच्चे इंडिपेंडेंट शुरू से नहीं है, इनको सब कुछ मिला हुआ है। मतलब जैसे ना कोई भी चीजें है इनके प्लेट पे पहले से ही मिलता है। तो इसीलिए आजकल बच्चों को ना हमें ऐसे करना चाहिए कि वो वैल्यू समझे हर चीज का। जो चीजें मुफ्त में मिल जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है।